ऑब्जेक्टिव वगैरह तो क्लियर हो गया था। ऑब्जेक्टिव से कोई क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन पार्ट से कोई क्वेश्चन? नो मैम। एक मिनट। डेफिनेशन, देन ऑब्जेक्टिव वगैरह क्लियर हो गया था। बताइए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है मुस्कान? और हाँ, ये स्पेसिफाई करके बताना है जैसे NIPM के अकॉर्डिंग क्या क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या क्या स्कोप है HRM का। लिख नहीं रहे हैं क्या आप लोग रफली कीवर्ड वगैरह? मैम थोड़ा बहुत लिखते हैं। सुनील बताइए। सुनील तो शायद क्लास में था भी नहीं। बताइए आकांक्षा। Ma'am, to help the organization to attain its goal effectively, to utilize the available resources. रुक जाइए। अभी कल जैसे जो भी डिस्कशन हुआ, HRM क्या है वो क्लियर था। उसके बाद आपको यहाँ से कीवर्ड एटलीस्ट लिखते, लाइक NIPM का 3 ही तो स्कोप है। एक लेबर का वेलफेयर या लेबर एस्पेक्ट, वेलफेयर एस्पेक्ट और इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। लेबर अच्छा वो एस्पेक्ट की बात करें तो लेबर का कैसे हम प्लानिंग करेंगे, कैसे रिक्रूटमेंट होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, मतलब उसका पर्सनल अपलिफ्टमेंट जितना भी है उस पे हम बेसिकली फोकस रहेंगे। ठीक है, लेबर और पर्सनल एस्पेक्ट। सेकेंड है आपका वेलफेयर एस्पेक्ट। वेलफेयर में अब उसका हम फायदा मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या क्या दे रहे हैं, लाइक कैंटीन, क्रेचेस, रेस्ट और लंच रूम। ठीक है, और फिर लास्ट में आपका रिलेशनशिप की बात होती है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट, यानी यूनियन और मैनेजमेंट के रिलेशन की बात होती है। ठीक है, यही 3 तो है आपका NIPM का स्कोप ऑफ NIPM। ये एड ऑन से ज्यादा कोर्स का सारा पार्ट है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चलो ठीक है, एड ऑन के तरीके से आपका ऐड किया गया है, लेकिन ये सारा आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक है, इसको एड ऑन की तरह मत पढ़िए। इसके अलावा फंक्शंस के बारे में बात करें तो फंक्शंस में मैनेजरियल फंक्शन और ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन, अगेन इतना चार्ट तो हम बना सकते थे, बस ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ HRM खत्म था। यही सारा डिस्कशन हुआ है ना फंक्शन में। मैनेजरियल फंक्शन में कौन कौन? विनीत राज। विनीत राज। हेलो। हम्म, यस मैम। बताइए मैनेजरियल फंक्शन में कौन कौन सा? प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्या होता है ये सारा कुछ? प्लानिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एडवांस में डिसीजन लेना होता है, उसको प्लानिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी कुछ मतलब कोई भी प्लान कर रहे हो उसका एडवांस में डिसीजन लेना। और ऑर्गेनाइजिंग मतलब कोई भी जैसे प्लान करना है हमको, तो कैसे होगा उसको ऑर्गेनाइज करना हम्म, मैनेजर के साथ और फिर CEO के साथ बैठ के फिर मतलब कैसे वो मतलब कैसे करना है उसको ऑर्गेनाइजेशन, उसको फिर डायरेक्शन करना और फिर वो पूरे ओवरऑल को कंट्रोल करना। अकॉर्डिंगली काम हुआ है कि तो हम नहीं हुआ है, स्टार्टिंग कहाँ टू मिस्टेक एंडिंग हुआ है, कितना डेविएशन है वो चेक करना। ठीक है, ये तो मैनेजरियल फंक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और बहुत सारी जगह देखे होंगे। उसके बाद ऑपरेटिव फंक्शन मतलब एक्चुअल में काम होता क्या है HRM का। तो सबसे पहले हम लोग प्रोक्योर करते हैं यानी लाते हैं, ये सारे मेथड के थ्रू
ठीक है, प्रॉपर जॉब एनालिसिस करके, यानी जॉब का क्या रिक्वायरमेंट है और इसमें कैसे बंदों की जरूरत है, फिर कितने बंदों की जरूरत है, समझ आ रहा है, क्या क्या जॉब है और कैसे लोगों की जरूरत है, प्लानिंग में कितने लोगों की जरूरत है, रिक्रूटमेंट में अब प्रोसेस हो गया शुरू, आपका बुलाना शुरू, फिर सिलेक्शन में रिजेक्शन शुरू, फिर आपका प्लेसमेंट में हम इंटर कर चुका, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ चुका, फिर ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन, इंडक्शन, फिर हम अगर कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो वो ट्रांसफर, फिर अच्छा परफॉर्मेंस है तो प्रमोशन, और फिर अगर नहीं तो सेपरेशन। ये सब प्रोक्योरमेंट वाला पार्ट है। और फिर इंटर करने के बाद हम लोग डेवलप करते हैं। डेवलपमेंट में आपका एक तो ट्रेनिंग वाला है ही, परफॉर्मेंस अप्रेजल से पहले हम चेक करते हैं कि कितने डेवलपमेंट की जरूरत है भी या नहीं है, ठीक है। फिर आपका करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या हायरार्की है। उसके बाद हम लोग डिस्कशन किए थे कंपनसेशन, यानी अगर हमको पैसा देना होता है तो फिर कैसे पैसा देंगे, ठीक है, कितना पैसा देंगे। इसके लिए पहले हम जॉब इवेलुएट करते हैं कि उस पर्टिकुलर पोस्ट में क्या क्या काम करने की जरूरत है, ठीक है, क्या वर्थ है उस जॉब का, ठीक है, कितना काम है और उसका क्या वर्थ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कशन करते हैं कि जो आपका बाइफर्केशन होता है सैलरी का, कि कितना आपका बेसिक होगा, कितना डीए होगा, कितना एचआरए होगा, ठीक है, फिर कितना आपका इंश्योरेंस का बेनिफिट कितना होगा, ठीक है, इंसेंटिव कितना हम कितने पे देंगे, वो सारा डिस्कशन होता है इस पे, ठीक है, बोनस एंड इंसेंटिव, पेरोल, ये सब कंपनसेशन का पार्ट। और इंटीग्रेशन में कंप्लीटली आपके एम्प्लॉय के मोटिवेशन पावर को बढ़ाने के लिए उसका जॉब सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना है। मतलब जस्ट उसको प्लेस कर देना और डेवलप कर देना और आपको सैलरी दे देना, उतना ही एचआरएम नहीं है। उसके अलावा अगर आप आगे उसको फर्दर लेना, मतलब रिटेंशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन एचआरएम। अच्छे एम्प्लॉय को रिटेन करना ये भी अगेन चैलेंज है, क्योंकि देखिए हर जगह कंपीटिंग और भी जो इंडस्ट्री है वो भी टैलेंटेड एम्प्लॉय के सर्च में है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर वहां अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोई और इंडस्ट्री अगर अच्छी सैलरी देगी तो उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय को रिटेन करना अगेन वो चैलेंज है। तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज के थ्रू, ठीक है। कंपनसेशन तो सभी लोग देंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी ऑलमोस्ट होता ही होता है। यहाँ पे हम ये सारा एक्स्ट्रा चीज करके लाइक उसका मोटिवेशन करके, मोरल बूस्टअप करके, वो जॉब से सेटिस्फाई है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ग्रीवांस रिड्रेसल के थ्रू, कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी वर्कर पार्टिसिपेशन के थ्रू, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करके, ठीक है, पार्टिसिपेशन करवा के और डिसिप्लिन में ला करके हम प्रॉपर इंटीग्रेशन करते हैं। और लास्ट में सबको मेंटेन करना, यानी वही एक्स्ट्रा बेनिफिट देना, चाहे उसका हेल्थ का हो जो ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, सेफ्टी की बात करते हैं, सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं कि अगर हम नहीं प्रॉपर काम करने लायक हैं, ठीक है, डिसेबलमेंट वगैरह के टाइम में, तो क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है। फिर है वेलफेयर स्कीम, फिर पर्सनल रिकॉर्ड, फिर आपका पर्सनल रिसर्च और पर्सनल ऑडिट, ये सब के थ्रू हम मेंटेनेंस करते हैं, यानी उसका सारा रिकॉर्ड रखते हैं। इतना है फंक्शन ऑफ एचआरएम, इतना हम लोगों ने डिस्कशन किया था। लेकिन प्लीज ये एक्सपेक्टेड है कि अगर जो लेक्चर डिलीवर होता है नेक्स्ट क्लास में, पहले मैं पहला क्लास का रिकैप पूछती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। तो प्लीज थोड़ा बहुत कीवर्ड लिखते चले जाइए और थोड़ा तो देखिए जरूर घर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इवैल्यूएशन की तरफ, यानी एचआरएम तक पहुंचे हम कैसे, ठीक है, कैसे इवैल्यूएट हुआ एचआरएम, क्यों जरूरत पड़ी एचआरएम एज अ डिपार्टमेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी ट्रेड यूनियन मूवमेंट एरा से, ठीक है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट एरा की बात करें तो आप लोग लिखेंगे कैसे वो भी मैं तरीका बता देती हूँ। जैसे पूरा ऑब्वियसली ग्रंथ तो लिखना पॉसिबल है नहीं, लेकिन एक्टिव लिसनिंग के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा लिखिए। चलिए इवैल्यूएशन डिस्कशन हो रहा है, फटाफट इवैल्यूएशन लिख लिए, ठीक है। इवोल्यूशन के बाद सबसे पहले ट्रेड यूनियन मूवमेंट एरा है, उसमें क्या क्या की पॉइंट है, तो जो जो हम लोग डिस्कशन करते जा रहे हैं फटाफट एक छोटा छोटा बुलेट पॉइंट बनाते चले जाइए, ठीक है, जो थोड़ा आपके दिमाग में रहेगा सारा चीज, ठीक है। ये है एक्टिव लिसनिंग का तरीका, तभी आप आंसर दे पाएंगे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले ट्रेड यूनियन एरा में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं। देखिए ट्रेड यूनियन एरा से पहले था फैक्ट्री सिस्टम। फैक्ट्री सिस्टम में क्या होता था, जस्ट एज अ सर्वेंट ही ट्रीट किया जाता था एम्प्लॉय को। हम मालिक हैं और जो मेरे अंदर काम कर रहा है वो सर्वेंट है, वो एम्प्लॉय ट्रीट किया ही नहीं जाता था, ठीक है। हम उसको हायर किए हैं, हमको उससे काम करवाना है, ठीक है।
यही सिस्टम था फैक्ट्री सिस्टम, राइट। तो आगे क्या हुआ, इसका फैक्ट्री सिस्टम का थोड़ा डेवलप्ड वर्जन है ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट एरा। इसमें क्या हुआ, वर्कर्स स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। ऑर्गेनाइज मतलब ग्रुप बनाना शुरू किया, एक वर्कर एसोसिएशन बनाना शुरू हुआ जिसका वो नाम पड़ा ट्रेड यूनियन। अब वो एसोसिएशन या ग्रुप किस चीज के लिए बनाया गया, ठीक है, वो बनाया गया किस चीज के लिए, ऑब्वियसली आप ही गेस कर सकते हैं किस चीज के लिए बनाया जाएगा। हम लोग सर्वेंट जब ट्रीट किया जा रहा है और काम हम कर रहे हैं प्रॉपर, आप रेम्यूनरेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इमोशंस की कदर नहीं है, जरूरत से ज्यादा आप काम ले रहे हैं, उस अकॉर्डिंग सैलरी नहीं दे रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट के लिए या अपने इंटरेस्ट के सेफगार्ड के लिए हम आप एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। तो सेम वे यहाँ भी था, ट्रेड यूनियन नाम ही बता रहा है कि हम ट्रेड यूनियन फॉर्म किए, वर्कर्स एसोसिएशन फॉर्म किए, जिसका मेन मकसद था अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, जितने भी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, जितना प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको थोड़ा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचना, ठीक है, या फिर सामने मैनेजमेंट के रखना। अब उस टाइम प्रॉब्लम क्या होता था, चाइल्ड लेबर एक प्रॉब्लम था, ठीक है, आपका लॉन्ग वर्किंग आवर एक प्रॉब्लम था, ठीक है, पुअर वर्किंग कंडीशन एक प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का बेसिकली सर्च किया जा रहा था ट्रेड यूनियन ग्रुप बना करके, ठीक है, क्योंकि ग्रुप बनेगा तो एक तरीके से पावर होगा, मैनेजमेंट को झुकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उस एरा का ये थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन था, फैक्ट्री सिस्टम से थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन था, क्योंकि फैक्ट्री सिस्टम में वर्कर कुछ बोल ही नहीं पाते, ठीक है, जो बोला जाता था वो करते थे। इसका फिर इम्प्रूव्ड वर्जन है ट्रेड यूनियन। तो ये सारा प्रॉब्लम आप देख लिए, आगे चलिए। Later, other aspect of work such as economic problem and wages, employee benefit and services etc. also become issue. ठीक है, these trade unions started such weapon as, क्या क्या वेपन उन लोग के पास क्या होता है, ट्रेड यूनियन आप मूवी वगैरह में अक्सर देखते होंगे, स्ट्राइक होता है, स्लो डाउन होता है, लोग नारा लगाते हैं, बाइकआउट करते हैं, ठीक है, वॉकआउट करते हैं, काम नहीं करेंगे। स्लो डाउन मतलब का क्या, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए, अब होना चाहिए मान लीजिए 10 मोबाइल का प्रोडक्शन होना चाहिए एक दिन में, अब वो लोग कर रहे हैं 1 2, इसको कहते हैं हम स्लो डाउन। स्ट्राइक मतलब पता ही है, वॉकआउट मतलब काम नहीं करेंगे, निकल लिए हम लोग बाहर, ठीक है, बाइकआउट भी उसी को कहते हैं मान लीजिए। और पैकेटिंग, बहुत सारा टर्म है, टाइप्स ऑफ स्ट्राइक भी आप आगे पढ़ेंगे। हम लोग बैनर लेकर के खड़े हो गए, जो मूवी में जनरली आप देखते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, उसको कहते हैं हम लोग पैकेटिंग, ठीक है। तो ये सारा टाइप्स ऑफ स्ट्राइक भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब के थ्रू, ये सब उन लोगों का औजार था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। These activities of the trade union forced owners and managers to adopt employee grievance handling system, arbitration as the mean of resolving conflict। अभी arbitration मतलब क्या, एक मिडल मैन आते थे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, ठीक है, जो कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करते थे। तो उनका जो डिसीजन होता था वो डिसीजन दोनों को मानना पड़ता था, ठीक है। ये होता था आपका आर्बिट्रेशन। क्या होता है आर्बिट्रेशन, आपके कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जो थर्ड पर्सन को अपॉइंट करता है उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर, ठीक है। कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए ये होते हैं बिटवीन ओनर एंड मैनेजर एंड वर्कर। डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस, एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम, हॉलीडे, वेकेशन टाइम, क्लियर डेफिनेशन ऑफ जॉब ड्यूटी, जॉब राइट थ्रू सीनियरिटी एंड इंस्टॉलेशन ऑफ रैशनल एंड डिफरेंशियल वेज स्ट्रक्चर। यानी जो भी वेज स्ट्रक्चर है वो आप प्रॉपर डिजाइन करेंगे, जॉब मतलब क्या जॉब परफॉर्म करना है वो आप स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। ये है मेन मकसद ट्रेड यूनियन मूवमेंट एरा का। यानी अब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या क्या की पॉइंट था, लेट मी सी, आप लोग सीखे कि नहीं एक्टिव लिसनिंग। पहले ये फैक्ट्री सिस्टम होता था, अब ये ट्रेड यूनियन हो गया। और फैक्ट्री सिस्टम में वर्कर्स के कॉमन इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता था, तो वो लोग सारे वर्कर्स जिनका एक इंटरेस्ट था, कॉमन इंटरेस्ट, वो सब मिलकर ट्रेड यूनियन बना लिए ताकि उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड रहे, आवर्स लॉन्ग आवर्स रहे वो शॉर्ट आवर हो जाए और वेजेस बढ़ा दिए जाए। वेरी गुड। और उन लोग का वेपन क्या था, स्ट्राइक्स, वॉकआउट्स, स्लो डाउन्स। गुड। अब ये दूसरी वाले मुस्कान आप जरा बताइए। यस मैम। मैम उनका वेपन था मैम, वो बॉयकॉट कर देते थे, स्ट्राइक्स करते थे अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। ये तो लास्ट स्टेटमेंट था। और मैम इससे मैम इनका मतलब इनका मोटो ये था कि जो चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं ये लोग वो भी बंद हो। चाइल्ड लेबर वन ऑफ द प्रॉब्लम है, ठीक है। यस मैम। चलिए ठीक है, लेकिन आप लिख नहीं रहे हैं, लिखिए, लिखना शुरू करिए। अब नेक्स्ट आते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा को। तो इसका देखिए नाम बताया जा रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब देखिए ट्रेड यूनियन एरा के टाइम में क्या देखा गया कि वही एम्प्लॉय स्ट्राइक एंड ऑल ये सब करते थे। इसका थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन था आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा। इसमें क्या कर रहे हैं एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉयर थोड़ा सतर्क हो रहे हैं कि हाँ कि एम्प्लॉय अब जागरूक हो रहे हैं, उनको अपना हक पता चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपका जो एम्प्लॉयर है वो अब एक स्टेप लिया जा रहा है, यानी अब पैटर्निस्टिक अप्रोच अप्लाई किया जा रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय पैटर्निस्टिक अप्रोच? पैटर्निस्टिक अप्रोच में एम्प्लॉयर क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को एज अ चाइल्ड ट्रीट करते हैं। ओनर पेरेंट है या फादर है और आपका जो एम्प्लॉय है वो चाइल्ड की तरह काम करते हैं, चाइल्ड की तरह ट्रीट करते हैं, यानी उनका प्रॉपर जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट देते हैं। ठीक है, कैसे पैटर्निस्टिक अप्रोच शो करते हैं? प्रॉपर नंबर ऑफ कंसेशन देकर, प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करके। ठीक है, लेबर फोर्स को प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है आपकी एम्प्लॉयर, जैसे कि आपका वर्किंग आवर रिड्यूस कर देना या फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर देना, यानी अपने सुविधा इतना काम है, अब आपके ऊपर ये चलो दिया जा रहा है सुविधा कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको काम कर सकते हैं, काम बस पूरा चाहिए। आपको सैटरडे छुट्टी चाहिए, ठीक है सैटरडे छुट्टी ले लीजिए, फ्राइडे तक काम पूरा कर लीजिए। ठीक है, इसको कहते हैं फ्लेक्सी वर्क आवर। ठीक है, इस टर्म इसको कहते हैं फ्लेक्सी वर्क आवर। ठीक है फिर वर्क प्लेस में सर्टेन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फैसिलिटी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, फर्स्ट एड हो, ठीक है, प्रॉपर बैठने का सुविधा हो, डस्टिंग वगैरह प्रॉपर किया हो, प्रॉपर एयर कंडीशनर हो, प्रॉपर लाइटनिंग सिस्टम हो। ठीक है, ये सारा वर्किंग कंडीशन के अंदर आ जाएगा। क्लियर सुनील यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। All these practices lead to development of social welfare aspect of labor management. Many critics to paternalistic approach viewed that this approach was adopted to overcome the problem posed by labor union movement, as plenty of trade union emerged which frequently interrupted work performance. इसमें देखा गया कि frequently work performance हमारा मतलब वर्क परफॉर्मेंस को बार बार इंटरप्ट किया जा रहा था। Employer observed that workers were going out of their control and to overcome this problem, they implemented welfare scheme. ठीक है, यानी इसके बाद भी देखा गया था कि वर्कर सेटिस्फाई नहीं होते थे, जितना काम लेते थे उस अकॉर्डिंग वेजेस अगर नहीं देते थे तो यही सारा होता था इंटरप्शन। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा में आपका वेलफेयर अब इंक्लूड करने की बात हो रही थी, वेलफेयर स्कीम को इंप्लीमेंट करने की बात हो रही थी। ठीक है, thus this was a compulsion rather than philosophy, यानी वेलफेयर देना आपका एक तरीके से आपके ऊपर कंपल्सन था, आपको वेलफेयर देना ही देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो लोग इंटरप्ट करते थे। ठीक है, काम सही से नहीं करते थे, राइट। तो ये फिलॉसफी से ज्यादा कि हाँ पैटर्निस्टिक अप्रोच अप्लाई करेंगे या फिर हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, ऐसे इस स्टेटमेंट से ज्यादा एक तरीके से कंपल्सन था एम्प्लॉयर के ऊपर ये सारा चीज इंप्लीमेंट करना, वेलफेयर इंप्लीमेंट करना। ठीक है, ये था आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा। अब नेक्स्ट बात आती है उसका इंप्रूव्ड वर्जन, साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट अब तक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ चुके होंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में व्हाट इज साइंटिफिक, बताइए व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? Who introduced this scientific management? F.W. Taylor. F.W. Taylor was the father of scientific management. क्या था मकसद इसमें? जो भी हम काम करेंगे उसका साइंटिफिकली जो प्रूवन तरीका है, प्रूवन क्या मतलब साइंटिफिकली हम लोग एनालाइज करके काम करेंगे। लाइक क्या क्या साइंटिफिकली वो लोग एनालाइज किए, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। पहले रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस, कहने का मतलब कि जो एक तकियानुसी जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन चलता आ रहा है उसके ऊपर निर्भर करके, यानी पहले क्या होते थे जो सीनियर होते थे वो अपने अनुमान पे काम करते थे, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस पे काम करते थे। लेकिन उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या हुआ कि भाई हम कुछ अनुमान पे कुछ भी काम नहीं करेंगे, प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, जो जैसा होना चाहिए वैसा ही हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विथ साइंस, यानी अनुमान पे कुछ भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, साइंटिफिकली सब लोग हम लोग काम करेंगे, लाइक इतने घंटे में
इतना काम होना चाहिए, ठीक है। इससे कम अगर काम है तो मतलब आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कुछ सर्टेन अनुमान वगैरह पे आपका कोई भी काम नहीं चले। नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट कन्फ्लिक्ट। हार्मनी नॉट कन्फ्लिक्ट कहने का मतलब कि जो भी काम करेंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है, वो हालांकि हार्मनी नॉट कन्फ्लिक्ट आपका एम्प्लॉय के बीच में बात हो रही है, ठीक है। एम्प्लॉय हो या, देखिए दो टर्म है, कंफ्यूज यहाँ पे बच्चे इस जगह करते हैं, हार्मनी नॉट कन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये दो टर्म है। तो हार्मनी नॉट कन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, दोनों में एक ही तरीके का लग रहा होगा आपको, लेकिन हार्मनी नॉट कन्फ्लिक्ट में मतलब है यहाँ पे कन्फ्लिक्ट जनरली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है। कल्पना समझ आ रहा है? हार्मनी नॉट कन्फ्लिक्ट में जनरली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, तो उन लोगों के बेहतर रिलेशन की बात हो रही है। लेकिन कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में बात हो रही है, यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनली बिहेव करे, कोऑपरेशन के साथ काम करे, ठीक है। अकेला कोई आदमी परफॉर्म नहीं कर सकता, तो एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे बढ़े। ये नेक्स्ट प्रिंसिपल था आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, यानी जो भी एम्प्लॉय आ रहे हैं उन लोगों के अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। ये चार प्रिंसिपल था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बार डिसाइड किए थे प्लानिंग और डूइंग, ठीक है। प्लानिंग का जिम्मा किसी और मेंबर का, डूइंग का जिम्मा किसी और मेंबर का। जो लोग प्लान करेंगे वो लोग काम नहीं करेंगे, प्लान कोई और करेगा और काम करेगा कोई और, ठीक है। ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट का अप्रोच, ठीक है। टाइम और वर्क दोनों कैलकुलेट होता था कि लाइक एक दिन में इतने घंटे में कितने लोग, कितना देर लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। और कितने घंटे के बाद लोग थकते हैं, फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, ये सब किया जाता था, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। आगे चलते हैं ह्यूमन रिलेशन एरा। ह्यूमन रिलेशन एरा की अगर बात करें तो नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है ह्यूमन रिलेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली आप ह्यूमन रिलेशन एक्सपेरिमेंट अल्टन मायो के थ्रू किया गया था। ह्यूमन रिलेशन एरा में अल्टन मायो एक जीई कंपनी है, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक है, ठीक है, उस कंपनी में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। फाइन। उसमें ये चेक किया गया था कि कैसे आपका बाहर का लेआउट या फिजिकल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस हावी नहीं होता है या डिफर नहीं करता है। क्या चाहिए होता है कि वहां पे एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है, एम्प्लॉय का आपस में रिलेशन अगर अच्छा है, फ्रेंडलीनेस है, कोऑपरेशन है, लोग एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस वहां पे अच्छा हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ ह्यूमन रिलेशन एरा में दिखा गया कि एम्प्लॉय तभी अच्छा परफॉर्म करते हैं जब एक सोशलाइजेशन हो पाता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी फॉर्मल रिलेशन जो होता है वो तो होता ही है, प्लस इनफॉर्मल रिलेशन भी डेवलप अगर होता है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज अच्छा काम करते हैं। समझ आया? यस और नो? यस मैम। मैम मैम इसको एक बार और करिए। इसमें मैंने बताया ह्यूमन रिलेशन एरा में कि यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए हम प्रॉपर लाइटनिंग सुविधा दे रहे हैं, ठीक है, एसी वगैरह सब कुछ है ऑर्गेनाइजेशन में, काम करने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो यहाँ ये सब चीज पे ह्यूमन रिलेशन में बोला गया कि ये सब चीज सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया, एक्सपेरिमेंट हुआ था ह्यूमन रिलेशन, एक एक्सपेरिमेंट एल्टन मायो किए थे, ठीक है। उसमें ये देखा गया कि लोग यहाँ पे डिपेंड करते हैं अपना सोशलाइजेशन पे। जितना अच्छा रिलेशन एक दूसरे का होगा, इंप्लॉइज का आपस में होगा, उतना अच्छा लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। यानी ह्यूमन रिलेशन पे डिपेंड करता है इंप्लॉय का परफॉर्मेंस। इसको कहते थे हम लोग हॉथर्न एक्सपेरिमेंट, राइट। समझ आ गया? एक मिनट रुक जाइए।
हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रिलेशन डन। अब नेक्स्ट आपका आता है, इसके बाद था बिहेवियर। ये रहा बिहेवियरल साइंस एरा। ठीक है, बिहेवियरल साइंस एरा में यहाँ पे बात करते हैं हम लोग एक दूसरा मतलब एम्प्लॉय को चाहिए कि एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो कब किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ द वर्क समझने की बात हो रही है यहाँ पे, और जो ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ लोग काम कर रहे हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं पर्टिकुलर वर्क इन्वायरमेंट में। ठीक है, पर्टिकुलर वर्क इन्वायरमेंट में लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, यानी यहाँ पे बात हो रही है, बिहेवियर नाम है ना, तो बात हो रही है एम्प्लॉयज के बिहेवियर को रीड करने की। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। उसमें आप बेसिकली देखेंगे फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल का परसेप्शन क्या है, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी क्या है, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी आप लोग पढ़ेंगे। टाइप ए पर्सनालिटी होता है, टाइप बी पर्सनालिटी होता है। ठीक है, तो उसमें आप लोग जानेंगे कि कैसे अलग अलग पर्सनालिटी के लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसी चीज पे है ही। ठीक है, लोगों के साइकोलॉजी को समझना, ठीक है, ग्रुप में लोगों के बिहेवियर को समझना। अब इंडिविजुअली बहुत लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब ग्रुप में रहते हैं तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये सब चेक करना होता है आपका बिहेवियरल साइंस एरा में। तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि लोगों के बिहेवियर को रीड करना, अंडरस्टैंड करना। ठीक है, ये है बिहेवियरल साइंस एरा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सिस्टम एंड कंटिंजेंसी अप्रोच एरा। सिस्टम एंड कंटिंजेंसी में बात करें तो सिस्टम एंड कंटिंजेंसी है, यानी यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसी वेलफेयर की बात नहीं कर रहे या फिर किसी के बिहेवियर को रीड करने की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे सिस्टम ये चीज चेक किया जा रहा है कि एम्प्लॉयर भी डिपेंडेंट है एम्प्लॉय पे। ठीक है, तो सर्वेंट की तरह क्यों ट्रीट करना, क्योंकि जब एम्प्लॉय काम करेगा ही नहीं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा कैसे। ठीक है, और सेम वे एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं तो आपको कोई सैलरी देने वाला नहीं होगा, तो फिर आप काम करेंगे ही क्यों, राइट। तो यही चीज सिस्टम एंड कंटिजेंसी अप्रोच एरा में बात होती है कि बोथ आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये है सिस्टम एंड कंटिजेंसी अप्रोच एरा। और तब अब आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एरा। यहाँ पे हम बात करते हैं ओवरऑल ग्रूमिंग के बारे में, यानी ना कि सिर्फ वेलफेयर की बात कर रहे हैं, बल्कि जितना फंक्शंस आप ऊपर रीड किए, ठीक है, जितना फंक्शन अभी ऊपर मैनेजरियल फंक्शन हो गया, आपका ऑपरेटिव फंक्शन हो गया, राइट, वो सारा चीज कवर हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एरा में। मतलब ऐसा देखा गया, इट इज अ नीड ऑफ एन आवर कि आप लेबर को एज अ डिपार्टमेंट ट्रीट करें। इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट के क्रिएशन की जरूरत पड़ी, और अब ये डिपार्टमेंट का काम होता है कंप्लीट ओवरऑल ग्रूमिंग करना अपने एम्प्लॉयज का, ना कि सिर्फ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, बल्कि ओवरऑल मोटिवेशन भी देखिए आप, उसका प्रॉपर रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए, जॉब का क्या वर्थ है, वो सब कुछ चेक करने का जिम्मा आपका ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट एरा में देखा गया। ठीक है, तो यहाँ से इवैल्यूएट हुआ, ह्यूमन इवैल्यूएशन हुआ, सॉरी इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, इवैल्यूएशन बार बार निकल रहा है मुझसे, इवोल्यूशन मैं बोल रही हूँ, इवोल्यूशन हुआ आपका ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट एरा का। ठीक है, तो ये था आप लोगों का टॉपिक। ठीक है, एचआरएम पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ग्रेजुअली कैसे हम लोग एचआरएम एज एन डिपार्टमेंट पढ़ रहे हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन में एज एन डिपार्टमेंट एचआर है। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नो मैम। तो पहले शुरुआत करिए, ट्रेड यूनियन एरा तो आप लोग बता चुके हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरा में क्या बताया गया था सुनील? मैम इसमें प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं मतलब एम्प्लॉयर वर्कर को, और पैरामिस्टिक अप्रोच अपनाया जाता है, इसमें चाइल्ड की जरूरत फ्री किया जाता है इसमें, ताकि वो काम अच्छे से कर पाए। हाँ, थोड़ा बहुत सुनाई दिया लेकिन आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। साइंटिफिक एरा में दिव्या कुमारी, साइंटिफिक मैनेजमेंट एरिया में क्या डिस्कशन हो रहा था?
वर्कर्स के प्रोडक्टिविटी पे बात हो रहा है। ठीक है, और कुछ? हाँ, और उनके जो भी काम वाम हो रहे हैं उनका कहीं एंट्री होना चाहिए, पेपर बेस्ड होना चाहिए ताकि हम एनालाइज कर पाए। क्या क्या होना चाहिए? मतलब जैसे वो जो भी काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्टिविटी है वो पेपर बेस्ड होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका एंट्री होना चाहिए। पेपर बेस्ड होना चाहिए? ऐसा तो कुछ डिस्कशन नहीं हुआ था साइंटिफिक मैनेजमेंट में। हाँ बताइए मुस्कान। मैम साइंटिफिक मैनेजमेंट में हार्मोनी नॉट कॉन्फ्लिक्ट में आप ये बताई थी कि ये एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय के बीच में होना चाहिए, और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और ये रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस? यस मैम, रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस का ये मतलब था कि जो पहले से चला आ रहा है, लाइक पहले एज्यूम करके चलता था सब कि यही होगा और इसी तरीके से किया जाएगा किसी भी काम को, बट उस रूल ऑफ थंब को चेंज करने का, लाइक जो भी चीज साइंटिफिकली प्रूवन है, जो हम लोग एग्जैक्टली प्रूव कर सकते हैं, उसको इसमें बताया गया है। ठीक है, क्या क्या स्टडी किया गया है? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, यस मैम, ये सब टाइम। साइंटिफिक। यस मैम। अब नेक्स्ट कल्पना, ह्यूमन रिलेशन एरा। वो देख के ही लग रहा था। नेक्स्ट माही। आज अटेंडेंस बनेगा सिर्फ सुनील का, मुस्कान कुमारी का और मुस्कान मल्होत्रा का। बाकी कैमरा ऑफ ऑन करिए। बोलने का असर नहीं होता है इस क्लास में। चेंज हो गए हैं आप लोग, फर्स्ट सेम में जो थे और ये थर्ड सेम में जो है, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो गया। ह्यूमन रिलेशन एरा, सुमन। यस मैम। बताइए क्या बताया गया ह्यूमन रिलेशन एरा में? मैम ह्यूमन रिलेशन एरा में बताया गया कि अगर एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा है तो परफॉर्मेंस अच्छा करेगा वो। नेक्स्ट क्लास में आप एक बार हॉथर्न एक्सपेरिमेंट देख के आएंगे और हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे ह्यूमन रिलेशन एरा। बेसिक ह्यूमन रिलेशन एरा जो एल्टन मायो परफॉर्म किए थे, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है हॉथर्न एक्सपेरिमेंट। HAWTHORNE, हॉथर्न एक्सपेरिमेंट। ये आपका ओबी में नहीं है, HRM में है। ठीक है, HRM में। प्लीज रिपीट वंस अगेन। हॉथर्न एक्सपेरिमेंट, HAWTHORNE, HAWTHORNE, हॉथर्न एक्सपेरिमेंट। ये किया गया था वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में, जो शिकागो में है। ठीक है, इन केस अगर आप गलत कंटेंट में पहुंच जाएं तो ये सबसे आप चेक कर लीजिएगा। हॉथर्न एक्सपेरिमेंट, एल्टन मायो। ठीक है, हॉथर्न एक्सपेरिमेंट कौन किए थे? एल्टन मायो किए थे। और कहाँ किए थे? वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, उसमें किए थे, शिकागो में। ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, उसमें आप लोग देखे हैं कैसे दो ग्रुप के बीच में स्टडी किया गया था। एक जगह एक रूम में डीम लाइट कर दिया गया था, एक जगह ब्राइट लाइट किया गया था, और कैसे प्रोडक्टिविटी डिफर किया। ठीक है, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ टाइम तक, वो आप लोग चेक करेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में याद दिला दीजिएगा, हम लोगों को डिस्कशन करना है हॉथर्न एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप लोग देख के आएंगे और आप लोग डिस्कशन करेंगे। राइट, अब नेक्स्ट है बिहेवियरल साइंस एरा। बिहेवियरल साइंस एरा क्या बताया गया था? वेद प्रकाश। मैम इसमें ये है कि हम एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसे हम ठीक करें कि वो और प्रोडक्टिव हो सके। इसमें यही था कि अगर हम एम्प्लॉयज जनरली वर्क को डिसलाइक नहीं करते, अगर उस वर्क को ऑब्जेक्टिवली उनको दिया जाए और इंसेंटिवाइज किया जाए उनका जो वर्क है, उससे फिर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और उनको एक गोल मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, जहाँ पे वहां पे डिस्कशन किया जा रहा था ह्यूमन रिलेशन में कि रिलेशन अच्छा हो, एम्प्लॉय हैप्पी रहेंगे,
तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा प्रोडक्टिविटी देंगे, लेकिन यहाँ बिहेवियर में कि आप उसके बिहेवियर को रीड करिए, वर्किंग एनवायरनमेंट में कैसा वो परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग आप मोल्ड करिए। तो जितना आप बिहेवियर को रीड करेंगे उतना अच्छा आप एम्प्लॉय पे कंट्रोल ले पाए। ठीक है। नेक्स्ट था आपका ह्यूमन रिसोर्स से पहले एक था सिस्टम एंड कंटिजेंसी अप्रोच। सिस्टम एंड कंटिजेंसी में क्या था आकांक्षा? मैम इसमें मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के रिलेशनशिप को मेंटेन करना था कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, अगर उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो फिर कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन ठीक से नहीं होगा। लास्ट में फिर आपका इमर्ज हो गया HRM एरा, तो जो आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आई होप इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से अब क्लियर हो गया, कैसे HRM तक हम लोग पहुंचे ये क्लियर हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी? नो मैम। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब एक एक करके सारा टॉपिक उठाएंगे, यानी जॉब एनालिसिस तो बाद में आता है, सबसे पहले इसमें आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, ऑब्वियसली हॉथन एक्सपेरिमेंट डिस्कशन करने के बाद। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।